वो कौन कौन से कारक हैं जो एस्टीमेट की कास्ट को प्रभावित करते हैं। तो ये भी एक साइड क्वेश्चन है, ये भी कभी भी आ जाता है कि कौन कौन से कारक हैं जो कि एस्टीमेट की कास्ट को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसमें भी आप समझ लीजिए, सबसे पहले नंबर 1 है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। क्वालिटी ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है एस्टीमेट की कास्ट को। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई ब्रिक वर्क कराना है तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, झामाइन, ये सारी ईंटें मिलती हैं और इन चारों ईंटों में के रेट में डिफरेंस है। तो हम अगर लोअर कैटेगरी की यानी सेकंड क्लास ईंट लगाएंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी। अगर हम फर्स्ट क्लास ईंट लगाएंगे तो उसमें कास्ट ज़्यादा होगी। इसी तरीके से मटेरियल का लकड़ी है आपकी, और क्या नाम, सीमेंट है, ब्रिक है, बजरी है, जितने भी आइटम इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वो किस क्वालिटी के आप यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से क्वालिटी के मटेरियल के हिसाब से उसकी कास्ट आएगी। यदि बहुत हायर स्टैंडर्ड के मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर लो स्टैंडर्ड के मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो ये घटक हुआ क्वालिटी ऑफ मटेरियल, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ एस्टीमेट का। नंबर नेक्स्ट है कार्टेज। अब ये देखिए कि ये मटेरियल जिस भी क्वालिटी का आप ला रहे हैं या आपको मंगाना है या आपको उसकी व्यवस्था करनी है, उसके आने का यानी सोर्स कितनी दूर है, आपकी साइट वर्क साइट से जो आपका सोर्स है जहाँ से आपको आइटम मिलना है उसकी दूरी कितनी है, और तो उसका माइलेज या उसका कार्टेज भी प्रभावित करेगा आपकी एस्टीमेट की कास्ट को, कि यदि दूरी ज़्यादा है तो कार्टेज ज़्यादा आएगा और अगर दूरी कम है तो कार्टेज कम आएगा। नेक्स्ट है T&P, टूल्स एंड प्लांट्स। अब ये है कि इस टूल एंड प्लांट, जैसा अभी मैंने बताया, मशीन और औजार, मशीन और औजार आपके कितने लगने वाले हैं, कब कब लगने वाले हैं, और ये भी डिपेंड करेगा आपकी कॉस्ट पर, कि अगर आपको बाहरी से लाने वाले जो किराए पर आपको उपलब्ध कराने हैं, कि अगर वो कम तादाद में हैं तो T&P का खर्चा कम आएगा, और अगर आपके पास होंगे तब भी खर्चा कम आएगा, और अगर ये टूल्स एंड प्लांट ज़्यादा हैं तो फिर आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, जिससे कि एस्टीमेट की कास्ट बढ़ने जाने की संभावना। सिमिलरली लेबर का हमारा मतलब ये है कि जहाँ पर कार्य किया जाना है वहाँ पर अगर उस कार्य को करने के लिए जो भी आप करा रहे हैं अगर लेबर उपलब्ध है, लोकली अवेलेबल है, तो फिर कास्ट आपकी कम हो जाएगी, और यदि उसी लेबर को आपको किसी बाहर से बुलाना है तो फिर इस पर भी, लेबर पर भी कास्ट बढ़ जाएगी। तो नंबर 1 क्वालिटी ऑफ मटेरियल, नंबर 2 कार्टेज, नंबर 3 T&P, नंबर 4 लेबर। अब ये आता है नंबर 5 ओवरहेड एक्सपेंसेस। अभी देखिए मैंने आपको बताई एक बात कि टोटल बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास 2 आइटम हैं मेन, नंबर 1 मटेरियल और नंबर 2 लेबर। तो मटेरियल में 65 से 70% तक और आपकी लेबर में 30 से 35% तक पैसा लगता है बिल्डिंग बनाने के लिए। अब आप ये कहेंगे कि हमने टोटल लेबर की व्यवस्था भी कर ली और टोटल मटेरियल की भी व्यवस्था कर ली, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो क्या हमारी बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं, इसलिए नहीं बनेगी कि बिल्डिंग बनाते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें करनी पड़ती हैं और जिसका प्राविधान हमने एस्टीमेट में नहीं किया होता। एस्टीमेट जो हमारे पास आया वो केवल आया मटेरियल और लेबर का। लिहाजा अब इस ओवरहेड कास्ट का मतलब होता है फुटकर खर्चे। फुटकर इसमें 2-3 चीज़ें शामिल हैं ओवरहेड कास्ट। ओवरहेड कास्ट में वो छुपे हुए खर्चे सारे के सारे शामिल हैं जो एस्टीमेट में ऐड नहीं किए जाते या एस्टीमेट बनाते समय हम जिनका ध्यान नहीं रखते। लिहाजा हम ओवरहेड एक्सपेंसेस का भी ख्याल रखेंगे कि अगर हमारे पास ये ओवरहेड एक्सपेंसेस, अभी मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा जब ओवरहेड समझाऊंगा, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हैं तो हमारा एस्टीमेट को वो बढ़ा देंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु जो है मैनेजमेंट का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ आपके पास व्यवस्था संसाधन होते हुए भी यदि
यदि आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो फिर उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। सपोज बहुत मामूली सी बात है, जैसे मिसाल के तौर पे काम करा रहे हैं हम, अब हमें कल एक ऐसे मिस्त्री की आवश्यकता है जो कि हमारे छत के लेवल को दे सके, क्योंकि हमारे पास जो मिस्त्री है वो लेवल नहीं दे सकता, लिहाजा हमें इसकी व्यवस्था शाम को ही करनी पड़ेगी, या कल की प्लानिंग जो आज शाम को की जाती है उसमें ही देना होगा कि कल हमें इतने इतने इस लेबर की आवश्यकता होगी। लिहाजा हम HR डिपार्टमेंट को दे देते हैं और HR डिपार्टमेंट उसकी व्यवस्था करता है और सुबह हमें उपलब्ध करा देता है। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि मैनेजमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण हमारे न तो कार्य में देरी हो और न मटेरियल आने में देरी हो। जब और जिस वक्त हमें जिस मटेरियल की और जिस कारीगर की या जिस कैटेगरी के कारीगर की आवश्यकता हो वो कारीगर हमें उस वक्त मिल जाए और वो मटेरियल हमें उस वक्त मिल जाए जबकि हमें उसकी ज़रूरत है। यदि हमें उसके इंतज़ार करना पड़ जाता है तो उतना ही उसमें समय बढ़ जाता है और उतनी ही उसकी कास्ट बढ़ जाती है। लिहाजा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फैक्टर या कारक या एस्टीमेट की कास्ट को बढ़ाने वाले जो जो कारक हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोल है मैनेजमेंट का। और फिर आप दोबारा से बता दूं कि ये जो हमारे कारक हैं तो ये नंबर 1 मटेरियल, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, नंबर 2 कार्टेज, आप समझ गए होंगे, लाने ले जाने का खर्चा, T&P औजारों का और मशीनों का खर्चा, लेबर किस कैटेगरी की है उसका खर्चा, इसके अलावा ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी वो छुपे हुए अप्रत्यक्ष खर्चे जो कि हम उसमें एस्टीमेट में नहीं जोड़ते। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट है मैनेजमेंट। हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसा सतर्क होना चाहिए कि हमें उक्त समय पर या आवश्यकता पड़ने पर हमें मटेरियल और हमें लेबर उपलब्ध हो जाए, हमें इंतज़ार न करना पड़े। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हो गया। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एस्टीमेट के उद्देश्य क्या हैं और वो कौन से घटक हैं जो हमारे एस्टीमेट की कास्ट को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन एक और आता है बेटा कि एक एस्टीमेट बनाने के लिए वो कौन कौन से आंकड़े हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है या कि जिन आंकड़ों के अभाव में हम एस्टीमेट नहीं बना सकते। इंग्लिश में कहते हैं इसे डेटा रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एन एस्टीमेट। एक एस्टीमेट बनाने के लिए किन किन आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत कई बार पूछा गया है और हमेशा आता है कि एस्टीमेट बनाने के लिए कौन कौन से आंकड़े हैं जो आवश्यक हैं। तो देखिए ये 3 चीज़ें हैं, बस केवल याद रखिएगा। नंबर 1 डिटेल ड्राइंग, नंबर 2 स्पेसिफिकेशन और नंबर 3 रेट। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी हमें इस एस्टीमेट बनाने के लिए आवश्यकता होती है। अब हम इनकी डिटेल समझ लें। डिटेल ड्राइंग अर्थात जो निर्माण कार्य हमारे द्वारा कराया जाना है उसकी डिटेल ड्राइंग या नक्शा हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अर्थात डिटेल ड्राइंग का मेरा मतलब है कि उसका प्लान, उसका सेक्शन हमारे पास होना चाहिए और उसका एलिवेशन होना चाहिए, उसका प्लान होना चाहिए। इसको कहेंगे डिटेल ड्राइंग। ये सारी की सारी ड्राइंग हमारे पास मौजूद हो तभी हम एक्चुअल मेज़रमेंट और बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट अपने नक्शे से लेकर के एस्टीमेट बना सकते हैं। अर्थात नंबर 1 हुआ डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग की हमें आवश्यकता होती है, इसके अभाव में हम नक्शे एस्टीमेट नहीं बना सकते। नंबर 2 स्पेसिफिकेशन। निर्माण कार्य को करने के लिए जो जो मटेरियल हम प्रयोग कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशन हमें मालूम होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, और हम जब आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन। लेकिन आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि स्पेसिफिकेशन भी नॉर्मली मुख्यतः 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 जनरल स्पेसिफिकेशन, नंबर 2 डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो जनरल स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी आइटम के बारे में
मोटी मोटी जानकारी होना स्पेसिफिकेशन कहलाता है। डिटेल स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि उसी आइटम के बारे में या किसी भी आइटम के बारे में उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन हमारे पास होना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि हमें ठेकेदार को अर्थवर्क का काम देना है या बुनियाद खोदने का काम देना है, तो अगर हम उससे ये कह दें कि भाई ये 4x3 का हमारा कमरा बनना है और इसकी बुनियाद खोद दो, बस ये कह दिया हमने, तो ये हमारा वो नहीं हुआ स्पेसिफिकेशन, बल्कि हम उसे बताएंगे भाई 4x3 का हमारा एक कमरा बनना है, इसमें हमें बुनियाद खुदवानी है और बुनियाद खुदवाने के लिए ग्राउंड लेवल से 1 मीटर गहरी और उसकी चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए, समझ रहे साहब, और उसके तला बिल्कुल लेवल होना चाहिए, उसकी साइडें बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। यदि मिट्टी खोदते समय किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, अर्थात कच्ची मिट्टी है और वर्टिकल साइडें खड़ी नहीं हो सकती हैं और वो गिर रही हैं, तो आप उसको स्लोपी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो लंबाई हमने बता दी, चौड़ाई हमने बता दी, इसकी ऊंचाई हमने बता दी, फाउंडेशन की गहराई बता दी और ये भी बता दिया कि वर्टिकल साइडें बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए और ये क्या नाम इसका फाउंडेशन का जो बेस है या जो आधार है वो प्रॉपरली लेवल होना चाहिए। उसके बाद में हम स्पेसिफिकेशन में इसकी ये भी लिख देंगे कि बुनियाद खोदने के बाद हमसे चेक कराई जाएगी, उसके बाद इसमें कोई कार्य या आपका कंक्रीटिंग का कार्य किया जाएगा। ये हुई इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो अगर हमने डिटेल स्पेसिफिकेशन हमारे पास किसी चीज़ की नहीं है तो हम फिर उसे कार्य अच्छी तरीके से नहीं करा सकते या हमारा कंट्रोल सही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो डाटा रिक्वायर्ड हैं वो 3 हैं। नंबर 1 डिटेल ड्राइंग, जो मैंने आपको बता दिया, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन हमारे पास मौजूद होना चाहिए पूरा स्पष्ट रूप से। उसके बाद स्पेसिफिकेशन हमारे पास उसके होने चाहिए, डिटेल स्पेसिफिकेशन प्रत्येक आइटम के। उसके बाद नेक्स्ट में है रेट। जब हम उसके सारे स्पेसिफिकेशन दे दिए, हमने सारे आइटम के नाम लिख दिए और सबके स्पेसिफिकेशन दे दिए, अब हम उसका सामने रेट भी लिखते हैं, समझ रहे हैं साहब। तो ये रेट, ये रेट अभी मैं आपको बताता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन है कि रेट हम कैसे फिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पर हम बस इतनी बात कह करके अपने बात को विराम देते हैं कि रेट हमारे ये स्थानीय रेट होंगे जो भी मौजूद हो। इसका मतलब है यहाँ तक मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन बताए अभी तक। पहला बताया एस्टीमेट क्या होता है, पूरी कंप्लीट डेफिनेशन। दूसरा बताया उसी से निकाल के कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा बताया मैंने कि एस्टीमेट के उद्देश्य क्या हैं या एस्टीमेट क्यों बनाया जाता है, इसके इतने सारे उद्देश्य मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन मैंने बताया कि वो कौन कौन से कारक हैं जो कि एक एस्टीमेट बनाने के लिए या एस्टीमेट की कास्ट को प्रभावित करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, क्वालिटी मटेरियल की प्रभावित करेगी, उसका कार्टेज यानी दूरी प्रभावित करेगी, टूल्स एंड प्लांट, उसके बाद लेबर, उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस और मेन पॉइंट था मैनेजमेंट, ये प्रभावित करेगा। इसके बाद में फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या डाटा हैं या क्या क्या आंकड़े आवश्यक हैं एक एस्टीमेट बनाने के लिए। तो मैंने आपको बताया 3 डाटा हैं, नंबर 1 डिटेल ड्राइंग, नंबर 2 स्पेसिफिकेशन, नंबर 3 रेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ एनी आइटम। किसी आइटम के रेट आप कैसे डिनोट करेंगे अपने एस्टीमेट में या कहाँ से बताएंगे। 5वां हमारा क्वेश्चन है कि आप किसी भी मटेरियल के आइटम आप किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे या किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए ये हमारे पास तरीके हैं। नंबर 1 बाय शेड्यूल ऑफ रेट। ये क्या होता है भाई, बाय शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट एक बुकलेट होती है जो हमारे यहाँ भारतवर्ष या यूपी की हम बात करें तो यूपी में जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं, आपका PWD, इरिगेशन, निर्माण निगम, जल निगम, इरिगेशन, ये अपनी अपनी एक बुकलेट छपवाते हैं और अपने अनुभव के आधार पर उसमें प्रत्येक आइटम के स्पेसिफिकेशन देते हुए उसके रेट निर्धारित करते हैं।
और ये आपका हर साल या दूसरे साल छपता है, जब तक कि कोई चेंज नहीं होती अगला वाला नहीं छपता। और ये मार्केट में किताब उपलब्ध नहीं है, जिसका नाम है शेड्यूल ऑफ रेट। ये सरकार बनाती है और इसी के आधार पर सारे सरकारी कार्य या सारे एस्टिमेट किए जाते हैं। भले ही आज के इस ज़माने में जब मैं आज बोल रहा हूँ तो इस शेड्यूल ऑफ रेट में जो लेबर के रेट दिए हुए हैं उस रेट में बाजार में लेबर उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा में है। लेकिन अगर हम एस्टिमेट बनाएंगे तो आज भी शेड्यूल ऑफ रेट में जो हमारे रेट दिए हुए हैं उसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, आप निकालिए, पेज खोलिए, उसका किताब का एक बुकलेट की शक्ल में होता है और उसमें सारे आइटम के रेट दिए हुए हैं, वहाँ से उठाइए और यूनिट आपके पास आ ही गई हैं, यानी मटेरियल की क्वांटिटी आपके पास आ गई है, तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रेट को, तो आपका अमाउंट आ गया। यानी इसका मतलब है रेट निर्धारण करने के लिए हमारे पास एक साधन है शेड्यूल ऑफ रेट, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे पास शेड्यूल ऑफ रेट नहीं है तो फिर हम मार्केट रेट यानी मार्केट में जाएं और वहाँ सर्वे करें, डिफरेंट दुकानों पे जाएं, डिफरेंट सप्लायर के पास जाएं और वहाँ से जा कर के मालूम करें रेट, और वो सर्वे करके जो हम रेट कलेक्ट करेंगे उसे कहते हैं बाय मार्केट रेट। यानी दूसरा हुआ हमारे पास ऑप्शन, पहला हुआ शेड्यूल ऑफ रेट और दूसरा हुआ मार्केट रेट, यानी मार्केट से मालूम करके भी हम रेट निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय स्टार रेट। बाय स्टार रेट का मतलब ये होता है कि ऐसा आइटम जो शेड्यूल ऑफ रेट में नहीं दिया हुआ है, समझ रहे साहब, तो उसके रेट हम किस प्रकार से निर्धारित करें? तो उसके रेट निर्धारित करने के लिए ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की मीटिंग का होती है और उस मीटिंग में दोनों की सहमति से जो रेट अप्रूव हो जाते हैं उसे हम कहते हैं बाय स्टार रेट। यानी इसका मतलब है एक मेथड हुआ शेड्यूल ऑफ रेट, एक मेथड हुआ बाय मार्केट रेट और एक तीसरा मेथड हुआ बाय स्टार रेट। स्टार रेट का मतलब हुआ कि वो ऐसे आइटम जो कि शेड्यूल ऑफ रेट में नहीं दिए हुए हैं और उसके रेट हमने दोनों की सहमति, दोनों मतलब कौन, ठेकेदार और ऑनर, जिसे मकान बनवाना है वो दोनों की मीटिंग में इसके रेट अप्रूव हो जाते हैं और जितने हो जाते हैं वो मान लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बाय प्रोपोर्शनल रेट। बाय प्रोपोर्शनल रेट का मतलब ये है कि सपोज ऐसा आइटम जो कि शेड्यूल ऑफ रेट में नहीं है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे प्लास्टर का 1:4 का रेट दिया हुआ है, 1:6 का रेट दिया हुआ है, लेकिन हमें 1:5 का मसाला प्रयोग करना है अपने यहाँ, लिहाजा 1:4 का रेट जो शेड्यूल ऑफ रेट में है, 1:6 का रेट जो शेड्यूल ऑफ रेट में है, दोनों को जमा करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये प्रोपोर्शनल रेट जो आएगा 1:5 का होगा। तो या फिर हम प्रोपोर्शनल रेट के आधार पर किसी चीज़ के रेट निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद में बाय एनालिसिस ऑफ रेट। बाय एनालिसिस ऑफ रेट ये इन सब से बेहतरीन रेट है और ये वो वास्तविक रेट हैं जो हम साइट पर करते हैं, यानी प्रत्येक चीज़ का, लेबर का भी पूरा एस्टिमेट हम 2 पार्ट में बनाते हैं, नंबर 1 लेबर और नंबर 2 मटेरियल। यानी किसी कार्य को करने के लिए कितनी लेबर की आवश्यकता होती है ये हमारे पास शेड्यूल ऑफ रेट में दिया हुआ है। अनुभव के आधार पर इंजीनियरों ने डिसाइड किया हुआ है कि किस कार्य के लिए कितनी लेबर की आवश्यकता होती है, लिहाजा हमें ये उसमें से याद करना है और ये एनालिसिस ऑफ रेट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं है, केवल उससे याद करना है। नंबर 2 होता है कि कितना मटेरियल लगेगा, तो इस मटेरियल की हम कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इसका मतलब दोनों चीज़ का एनालिसिस करके हमारे द्वारा जो रेट निकाले जाते हैं वो कहलाते हैं बाय एनालिसिस ऑफ रेट। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ के रेट निर्धारित करने के लिए हमारे पास ये तरीके हैं, या तो शेड्यूल ऑफ रेट से कर लेंगे, बाय मार्केट का सर्वे करके कर लेंगे, या स्टार रेट से कर लेंगे, या फिर बाय प्रोपोर्शनल रेट करेंगे, या बाय एनालिसिस करेंगे। इतने तरीके से हम किसी चीज़ के रेट निर्धारित कर सकते हैं। ये हुआ आपका छठा क्वेश्चन।
अब इसके बाद में 7वां है, कभी कभी आ जाता है इसमें ओवरहेड कास्ट क्या होती है। ओवरहेड कास्ट क्या, अभी पहले भी जिक्र आया था ओवरहेड कास्ट का। तो ओवरहेड कास्ट मैं आपको बता दूं क्या होता है। ओवरहेड कास्ट वो कास्ट है, वो कीमत है जो कि इसमें सम्मिलित नहीं होती और जो हमें करनी पड़ती है। कंटिजेंसी का मतलब है फुटकर लिए, ये हमें ये अप्रत्यक्ष होते हैं और 3% है, ये 3% हमें कंटिजेंसी का रखना पड़ता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है ऐसे मनुष्य जिनको जो साइट पर हमें कभी कभी रखने पड़ते हैं और जिन पर पैसा खर्च करना होता है, इसका हम 2% ऑफ द टोटल कास्ट रखते हैं। यानी ये खर्चे जो हैं ओवरहेड कास्ट वो हैं जो कि डायरेक्ट ना होकर के अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन हमें इनको जोड़ना पड़ता है, बिना इनके हम किसी चीज़ का क्या नाम एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके अलावा टूल्स एंड प्लांट के लिए 1 से 1.5% तक लेना पड़ता है और इन सब पूरे कार्य को करने के लिए भी हमें ठेकेदार की आवश्यकता होती है और ठेकेदार की द्वारा ही चूंकि काम किया जाता है, तो कोई भी आदमी बगैर पैसे लिए तो काम नहीं कर सकता। उसे सारा लेबर अरेंज करनी होगी और क्या नाम मटेरियल अरेंज करना होगा, लिहाजा इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी 10% लगाते हैं। इसका मतलब यह ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ये चीज़ें सम्मिलित हैं। कंटिजेंसी यानी फुटकर लिए जो अचानक अकस्मात होते हैं, जो 3% का ऐड करके चलते हैं ऑफ द टोटल कास्ट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट 2% लेके चलते हैं। टूल्स एंड प्लांट का 1.5 से 1.5% लेते हैं और कंट्रैक्टर प्रॉफिट 10% लेते हैं। इस पूरे को जोड़ करके हम कॉस्ट निकालते हैं। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है एक्चुअल कास्ट। एक्चुअल कास्ट क्या होती है साहब? एक्चुअल कास्ट किसी भी निर्माण की वो कास्ट होती है जो कि निर्माण होने के बाद अब हम उसकी बिलिंग करते हैं या उसकी कास्ट निकालते हैं। इसका मतलब उसमें हर चीज़ सम्मिलित है, मटेरियल का पैसा, लेबर का पैसा दोनों आ गए। उसके अलावा ओवरहेड कॉस्ट भी उसके अंदर शामिल है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी शामिल है। यानी जो भी कुछ उसके अंदर व्यय हुआ अप टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क, वो सारे के सारे खर्चे निकाल लेते हैं, जो कि हमारा क्या नाम एक्चुअल कास्ट कहलाता है। यानी किसी कार्य की बनने के बाद, मूर्ति रूप देने के बाद क्या कास्ट आई, उसे हम एक्चुअल कास्ट कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इसमें आते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ एस्टीमेट या एस्टीमेट कितने प्रकार का होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ में ये क्वेश्चन बताने इसलिए ज़रूरी थे कि ये समय समय पर एग्जामिनेशन में आते रहे हैं और ये अधिक आते हैं, लिहाजा इनका जानना भी आपके लिए ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।